हिसाब किताब अब हो जाए, मैं भी वहां पे आऊंगा, वो लोग भी आए जो मुझे गद्दार कहते हैं, ताकि एक तरफ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भी देख रहे हों, पूरा मुल्क देख रहा हो, और फिर वो कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट दे। जो मुजरिम है उसको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। ऐसा नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा कि धड़ल्ली मच गई। नवाज शरीफ ने डॉन अखबार को, अगर आपको याद हो, इंटरव्यू देते हुए कहा हफ्ते की रात को कि अस्करी तंजीमें अब तक मुतहरक हैं जिन्हें गैर रियासती अनासर कहा जाता है। मुझे समझाएं कि क्या इन्हें सरहद पार जाकर मुंबई में 150 लोगों को कत्ल करने देना चाहिए था। मुंबई हमलों की रावलपिंडी की इंसादे दहशतगर्दी की अदालत में चलने वाले मुकदमे के हवाले से कहा कि क्या वजह है कि ये मुकदमा मुकम्मल नहीं हो सका, जबकि नवाज शरीफ को अपने बयान पर कड़ी तंकीद का सामना करना पड़ा है। इसमें नवाज शरीफ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को अपील कर रहे हैं, मुझे बचाओ। ये बिल्कुल वही चीज है जो मेमो गेट था, उसमें हुसैन हक्कानी के अमरीकनों को कह रहे हैं कि जनाब हम आसिफ जरदारी को पाकिस्तान की फौज से बचाओ। तो ये अपने ही मुल्क के सरबराह बाहर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि हमारी मदद करो, हम बेबस हैं। मैं आज ये इल्जाम लगाना चाहता हूं सबके सामने, खुदा को गवाह बना के, जिसके कब्जे में मेरी इज्जत और जिल्लत है, मेरी जान है, मेरी तरक्की है, तनज़्ज़ुली है, मेरा नफा है, मेरा नुकसान है, कि अजमल कसाब का घर का उकाड़े का एड्रेस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह राइटर को नवाज शरीफ ने दिया और इंडिया को दिया। और आज भी अगर गुलबाशन यादेव का एक बयान आप बता दें, एक बयान जो नवाज शरीफ ने इस जासूस के खिलाफ दिया हो, बल्कि उसे ये दुख है कि इसको पकड़ा क्यों है। हमारे लॉ एनफोर्सर्स ने कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तान के शहरियों ने कुर्बानियां दी हैं, उस सब पर आज मियां साहब ने इस सतह पर, वो कोई एनालिस्ट है कि वो बयान दे रहे हैं इस तरह से? उनको पता नहीं है उनके अल्फाज का क्या वजन होता है। नवाज शरीफ पर कल से कई FIRs कट चुकी हैं, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दे चुकी गई है। इस बयान के बाद फ़ौज की तजवीज़ पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें अरकान ने मुतफ़िक़ा तौर पर इन इल्ज़ामात को रद्द किया। मुंबई हमलों के हवाले से नवाज शरीफ के हालिया बयान की रिपोर्टिंग को गलत और गुमराह कुन करार दिया, पर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज शरीफ के बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया। पूरी जमात नवाज शरीफ के साथ खड़ी है और नवाज शरीफ ना सिर्फ मेरे बल्कि शहबाज शरीफ के भी कायद हैं। पर जो नवाज शरीफ ने कहा वो कई लोग कह चुके हैं। नाज़रीन, आपको शायद याद ना हो मगर कह चुके ज़रूर हैं, जिनका बराह रास्त वास्ता मुंबई हमलों की तहकीकात से था। साबिक FIA डायरेक्टर तारिक खोसा ने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि पाकिस्तान को मुंबई में होने वाली तबाही का इजाला करना पड़ेगा जो यहाँ से प्लान और लॉन्च किए गए थे, इसलिए गलतियों का मानना और सच का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने लिखा कि ये हकायक अहम हैं। अजमल कसाब पाकिस्तानी नेशनल था, दूसरा लश्कर तैयबा के दहशतगर्द सिंध ठट्टा के करीब ट्रेनिंग हासिल कर चुके थे और इनको समुंदर के जरिए भेजा गया था। कराची में इस ऑपरेशन रूम का भी पता चला लिया गया था जहां से हमले की हदायत दी गई थी। मुबैना कमांडर और इसके मातहत भी गिरफ्तार हो चुके थे। महमूद दुरानी 2008 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे जब मुंबई हमले हुए। उन्होंने भी मार्च 2017 को इतराफ़ किया था कि मुंबई हमला पाकिस्तान को मरकज़ बनाकर सरगर्म एक दहशतगर्द तंजीम ने किया था। ताहम उन्होंने ये भी कहा था कि इनकी हुकूमत या ISI का इस दहशतगर्दी में कोई किरदार नहीं। The terrorist attack in Mumbai carried out by a terrorist group based in Pakistan on 26 November 2008 is a classic trans-border terrorist event. I hate to admit this, but this is true. तो फिर नाजरीन सवाल यह है कि नवाज शरीफ ने ये सारी बातें अब क्यों की?
टाइमिंग इज़ इम्पोर्टेंट। क्या नवाज शरीफ आने वाले दिनों में मज़ीद इंकशाफ करेंगे, जैसे कि पहले भी मरियम नवाज साहिबा कह चुकी हैं, और क्या शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के साथ खड़े होंगे, और क्या इनकी पार्टी इनके साथ खड़ी होगी? ये सबसे अहम सवाल है। मेहमानों में शामिल होंगी नफीसा शाह साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करेंगी, कराची से हमें जल्द ज्वाइन करेंगी। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी इत्तलात सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। इधर स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, दफाई तज्ज़ियाकार हैं। बुशरा गौहर उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं, ANP की मरकज़ी नायब सदर हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब फ़ोन पे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रहे हैं। सबसे पहले मियाँ जावेद साहब आपसे शुरू करूँगी, चूँकि आज नून लीग बहुत कम नज़र आ रही है। हमने बहुत लोगों को फ़ोन किया मगर उन्होंने कहा कि हम शायद ना आ सकें। आपकी पार्टी क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी होगी इस बयान के बाद? देखें, पहली बात तो ये है कि ये बताया जाए कि नवाज शरीफ ने गलत क्या कहा है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि नॉन स्टेट एक्टर जो हैं वो रियासत पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, क्या रियासत को उनको सपोर्ट करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि हर तरफ से यही जवाब आएगा कि कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि मगर मियां साहब आपकी पार्टी आज सामने आके मियां नवाज शरीफ साहब को क्यों नहीं सपोर्ट कर रही, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो पीटीवी पे क्यों नहीं दिखाई गई? फिर ये सवाल है। अच्छा देखें, मेरी बात सुन लें। बात ये है कि आप तो कह रहे हैं ना कि आपकी जमात नवाज शरीफ के इस बयानिए पे उनके साथ खड़ी है या नहीं। मैं कहता हूँ कि ये हकायक जब सामने आना शुरू होंगे, ये एक उद्यम मचा दिया गया है कि पता नहीं नवाज शरीफ ने इंडिया के हक में क्या क्या दिया है जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। भाई कोई बताए तो सही। मैं ये कहता हूं कि जब हकायक सामने आएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोग तो खड़े ही हैं नवाज शरीफ के पीछे, जमात खड़ी है, मगर कौम खड़ी होएगी, और कौम खड़ी हो रही है कि पाकिस्तान में अमन की जरूरत है। वो तो हम देखेंगे, कत्ता कलामी माफ, वो तो हम देखेंगे जब इलेक्शंस होंगे। मगर बुशरा गौहर साहिबा, ये जो मियां नवाज शरीफ साहब ने मुतालबा किया कि जी आप कमीशन बनाएं और तहकीकात करें कि जी मैं गद्दार हूं कि नहीं हूं, उस कमीशन के अंदर बैठेगा कौन? ये देखें, एक तो मुझे समझ नहीं आती, इतने ज़्यादा कमीशंस तो हमने बनाए हैं, अभी तक उनकी रिपोर्ट तो मंजर आम पे आ नहीं रही है। सबसे पहले चाहिए कि एबटाबाद कमीशन के रिपोर्ट को ही ले आएँ, क्योंकि उसामा बिन लादेन इधर पाया गया और जिस किस्म का ऑपरेशन हुआ, तो एक तो उस रिपोर्ट को ले आए। तो अगर कमीशंस ही बनाना है तो मैं तो कहूँगी कि वो सारे कमीशंस के लिए एक कमीशन बना दें और ये पता करें कि ये कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि जो रिपोर्ट्स हैं वो मंजर आम पे आए, उस पर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट्स हों, क्योंकि एक लिस्ट है उन कमीशंस का। तो मेरी नज़र में तो नवाज शरीफ साहब, ये एक दूसरी चीज़ जो हमने पाकिस्तान में इस पर सोचना होगा कि हर एक सर्टिफिकेट्स दे रहा होता है गद्दारी का। तो ये अगर नवाज शरीफ साहब ने कोई बात कही है, उन्होंने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक, उन्होंने कहा कि भाई 3 हुकूमतें एक साथ पैरेलल गवर्नमेंट्स नहीं चल सकती, मुल्क नहीं चल सकता अगर इस तरह की 3 पैरेलल पार्टी भी कह चुकी है, we will not tolerate a state within a state। गिलानी साहब ने पार्लियामेंट में कहा था। फिर उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात कहा कि भाई पाकिस्तान एक आइसोलेशन की तरफ जा रहा है, जो हम कई दिहाइयों से कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत है। हमें अपनी पॉलिसीज़ जो है, फॉरेन पॉलिसीज़ और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क तो अगर सियासतदान वो वरिड होते हैं कि अवाम को नुकसान हो रहा होता है, तो सारी चीज़ें एक सिक्योरिटी के प्रिज्म से नहीं देखा जाता। हमने अवाम के उसको भी देखना है कि हम जब आइसोलेशन में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है तो वो मुल्क का होता है और अवाम का होता है। तो मेरी नज़र में उन्होंने कोई ऐसी नई बात नहीं कही जिसको पहले नहीं कहा गया हो, जिस तरह कि हमने और हम ये भी कहते रहे हैं, मियां साहब तो बहुत देर से इनको तो देर लगी है, हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि ये अच्छे बुरे के दहशतगर्दों की ये जो तफरीक को छोड़े। तो मियां साहब को तो चाहिए था व्हेन ही वाज इन ऑफिस, ही शुड हैव डन समथिंग। So it's too little too late is what you're saying. Yes. जनरल साहब, क्या ऐसा मियां साहब ने कह दिया कि इतना तूफान हो गया जो पहले नहीं कहा? आफ्टर ऑल पाकिस्तान का जो ऑफिशियल बयानिया है वो भी यही है कि जी ठीक है नॉन स्टेट एक्टर्स थे, हमने तो एडमिट किया था कि अजमल कसाब जो है वो पाकिस्तानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि शुरू में जब ये वाक़या हुआ
तो हमें भी इसकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। चुनाचे जितने भी बयानात आप रेफ़र कर रहे हैं जिसमें रहमान मलिक वगैरह के भी हैं, वो यही कहते थे कि जी ये बिल्कुल मुमकिन है कि पाकिस्तानी हों, यहाँ से गए हैं, लेकिन हतमी कोई बात उस वक़्त किसी को भी पता नहीं थी। तारिक खोसा साहब ने जो तहकीक की उसमें काफ़ी सारी उन्होंने तफसील दी, लेकिन आप यूँ देखिए कि इंटरनेशनली अब इतने अरसे में उस पर बड़ी रिसर्च हो चुकी है, बहुत कुछ कहा जा चुका है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी सबूत लेके आ रही है जहाँ वो आपको बरी ज़िम्मा कर रही है, और वो आपको बताना चाहती है कि पाकिस्तानी इस्तेमाल ज़रूर है लेकिन ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ये बिट्रेयल ऑफ इंडिया किताब आई है, जर्मनी के एक स्कॉलर ने लिखी है, 900 सफ़े की किताब है, 5 साल रिसर्च की है उसने। नहीं, मगर इसका ताल्लुक नवाज शरीफ के बयान से क्या है? ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो नहीं मानती कि हम भेज रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब तो आपको लाके कटारे में खड़े कर रहे हैं। नहीं, मगर मियाँ साहब तो वही कह रहे हैं ना जो पहले भी हम कह चुके हैं। नहीं, हमने कहा सर, मैंने अभी आपको इतनी सारी साउंड बाइट्स सुना दी। मैंने आपको रहमान मलिक साहब उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, वो कह चुके हैं, तारिक खोसा साहब कह चुके हैं, महमूद दुरानी साहब कह चुके हैं। मेरी अर्ज सुनिए, रहमान मलिक साहब की आप निकाल के सुन लें। मैं आपको सुना देती हूँ। उसने क्या कहा? उसने कहा जी हमें ये नाम मिले, हमने पकड़ लिए लोग, अब हमें, हाँ मैं आपको सुना दूं, मेरे पास है। क्या उन्होंने कहा जी? आप सुनाए जी, सुनाए। Some part of the conspiracy has taken place in Pakistan, and all those, according to the available information, most of them, they are in our custody. So we have located those locations which were used by the terrorists before launching themselves. They had some kind of training, they went to the ocean twice, and some of the accused who have been arrested, they have given us the full rundown. और आई एम ऑन रिकॉर्ड कि ये काम रा ने किया है। ये रा का स्टिंग ऑपरेशन था, मैं उसकी डिटेल भी आपको दूंगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ दूंगा। उसके बाद आपने देखा कि यादो मंकी डेंट आया जो कि रा का तनहा लेने वाला उनका सरकारी बंदा है, तो ये है स्टेट एक्टर। तो इंडिया स्टेट एक्टर भेज के हमारे मुल्क में हजारों लोगों को शहीद कराता है। तो लिहाजा रहमान मलिक साहब को 10 साल के बाद ये सारा कुछ नहीं, 10 साल के बाद चीजें खुलती गई ना। अभी आप देख, हमें सबसे पहले ये पता लगा पठानकोट के वाक़े पे। पठानकोट में जब वाक़या हुआ तो मियाँ साहब श्रीलंका में थे, मोदी ने, इंडिया ने हमारे ऊपर अभी इल्ज़ाम नहीं आयद किया हुआ था। मियाँ साहब ने टेलीफोन करके उनको कहा कि जी मैं वापस जाके इसकी तहकीक करूँगा। इसका मतलब आपने तस्लीम कर लिया। आते ही यहाँ पे FIR दर्ज हो गई, सारा किस्सा शुरू हो गया, तहकीकात करवाई गई, ISI और IB को मिला के एक टीम बनाई गई जिसने तहकीकात की। उस तहकीकात के दौरान हमें एक ही टेलीफोन नंबर तो दिया गया था, बहावलपुर से ट्रेस करते करते। अगर चूंकि वक्त की किल्लत होती है, आप ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को इतराफ करना नहीं चाहिए था? नहीं, ये बात नहीं है, ये कहना ही नहीं चाहिए, ये बात नहीं है। फिर मियां साहब को हकीकत का पता है। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ अगर आप करने देंगी, अच्छा तो फिर वो आपको भी बिल्कुल ब्रेक आ रही है, आप बात करें। आप ब्रेक ले लें। नहीं, आप बात कर दें, 2 लाइनें कर दें, बात नहीं, वो बात लंबी हो जाएगी, आप ब्रेक कर। अच्छा, कंप्लीट इंक्वायरी रिपोर्ट भी हैंड ओवर कर दी गई जो उन्होंने आज दिन तक पब्लिक नहीं की। उसमें आप पूरा वाकया सारा आ जाता है, जैसे पता लगता है कि पठानकोट के वाकये से पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान के किसी अदारे का कोई ताल्लुक नहीं, वहां से उनके अपने BSF के लोगों ने। लिहाजा सारा कसूर मियां साहब का नहीं। देखिए, नहीं, मुझे समझने देना बात को, ताकि बात आगे भी बढ़े। अभी आप देखिए कि वो उन्होंने पूरी कहानी नहीं सुनाई, पूरी बात नहीं की, उन्होंने गलत बात की है। आप बॉम्बे का वाकया देखें, वहां पे जो उस वक्त IG था पुलिस का, उसने रिटायरमेंट के बाद किताब लिखी। एक ने वो हु किल्ड करकरे पे, और एक उस किताब में वो ये कहता है कि जो अजमल कसाब है ये हमने नेपाल से पकड़ा था और इस बॉम्बे के वाकये से पहले हमारे पास था। अच्छा देखिए, इंटरनेशनली आप अमजद शुएब साहब, मगर हाउ डू यू एक्सप्लेन डेविड हेडली? मैं इसके ऊपर वापस आऊंगी। नफीसा शाह साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। नफीसा साहिबा, ये बताइए कि अमजद शुएब साहब जिस तरह मुतालबा कर रहे हैं कि जी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मियां नवाज शरीफ साहब ने खुल के सामने नहीं की, और आज इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी वजीर आजम के तौर पे रिजाइन कर देना चाहिए, और शहबाज शरीफ साहब को भी रिजाइन कर देना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा? देखिए, बेहतर ये है कि ये पार्लियामेंट के हवाले करें ये इशू, लेकिन जहां तक मियां साहब का ताल्लुक है, मियां साहब खुद जो है उसामा बिन लादेन से उनके ताल्लुकात रह चुके हैं, तो जो गॉड फादर है नॉन स्टेट एक्टर्स के।
یہ خود پروڈکٹ ہے ضیاء کی باقیات کا، اور ضیاء کی پوری جو پالیٹکس تھی انہوں نے انجینڈر کیا نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اور ان کے مختلف روپ کو بدل مگر یہ تو ماضی کا حصہ ہو چکے ہیں. اب جو آرٹیکل 6 کے تحت آپ کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف ایک مقدمہ چلنا چاہیے؟ دیکھیں، میں اس لیول پر میں بحث کو اس وقت نہیں لے کے جانا چاہ رہی. میں سمجھتی ہوں کہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ غیر ذمہ داری کی ہے. انہوں نے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی نیریٹو کو ڈیمیج کیا ہے، اور ان کا جو نیریٹو ہے وہ مودی سرکار سے ملتا ہے. نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ایشو اتنا کمپلیکس ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز they pose an existential threat to Pakistan itself. اور نان اسٹیٹ ایکٹرز ساری دنیا میں مختلف جورسڈکشنز میں ہیں جی، اور اٹس اے ویری ویری کمپلیکس ایشو. یہاں پر نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ادھر موجود ہیں ان کو مختلف ممالک کی مختلف اوقات میں مجھے نہیں پتا کہ میاں صاحب نے ایک اتنے کمپلیکس نیریٹو کو ایسے بیانیہ دیا ہے جو اس ملک میں اس طرف جو سول ملٹری ایشوز ہیں اس میں اور بڑا گیپ. That's a good point. نفیسہ صاحبہ ہمارے ساتھ بشرا گوہر صاحبہ بھی موجود ہیں. ان کا یہ کہہ دینا کہ جی اتنے کمپلیکس ایشوز کو انہوں نے اتنی سمپلیفائڈ طریقے سے پیش کیا ہے، بٹ ریئلی the world is also watching. اور FATF کے اوپر ہمیں گرے لسٹ میں جون میں ڈالا جائے گا بیسڈ آن دیز ایشوز. دیکھیں، بیسکلی تو ہمیں یہ ریکگنائز کر لینا چاہیے، اور پارلیمنٹ نے ایک یونانیمس کئی دفعہ ریزولوشنز کہ ہم اپنی جو ہماری سرزمین ہے اس کو دہشت گردی کے لیے کسی ملک کے خلاف یا اندر استعمال ہونے نہیں دیں گے. تو یہ کہنا اور یہ ایکسیپٹ کرنا بھی کہ یہاں پلاننگ اور لانچ یہاں سے ہوا ہے، یہ ہمارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ پتہ کریں کہ یہ کون لوگ ہیں. کیونکہ میں تو یہ ماننے کو ایک تو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا یہ ٹرم کہاں سے آیا ہے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں ہے. دے آر ٹیررسٹ. ہم بار بار کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی یہ ٹیررسٹ جو ہیں اس میں اچھا اور برا کوئی نہیں ہے، سب ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. اور اسی پالیسی کی وجہ سے اگر میاں صاحب، میں تو سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب ایز پرائم منسٹر یا لیڈر آف دا پارلیمنٹ، ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت ان چیزوں پہ بات کرتے اور کانفیڈنس میں لیتے پارلیمنٹ کو. اب اگر وہ کہہ رہے ہیں اور میں سمجھتی ہوں ابھی بھی وقت ہے کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی آن سیکیورٹی بنائی جائے اور اس میں یہ بات چیت ہو. یہ کمیشنز اور ایک دوسرے کو غدار کہنے سے بہتر، یہ ملک کی ہماری پالیسیز ٹوٹلی فلاڈ ہیں، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن سیاستدان جو ہیں تو وہ بھی ذمہ داری لیں، پارلیمنٹ ذمہ داری لے. وہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ڈی جی ISPR کی ٹویٹ کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل تو بٹھایا، تو یہی میں کہہ رہی ہوں کہ اب آئین کے اندر سارے اداروں نے کام کرنا ہے. ان کی جو اب آپ کو کیسے ایک پی ایم کو انسٹرکشنز کیسے ایک ٹویٹ پہ آئیں گی کہ بھئی ایک میٹنگ ہونی چاہیے. آج کی میٹنگ تو مجھے ایسے لگے کہ پی ایم کی ایکسپلینیشن ہو رہی ہے اور پی ایم ایک ایکسپلینیشن دے رہا ہے. ہی از دی الیکٹڈ پرائم منسٹر اور اس طرح لگ رہا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ ایز اے پرائم منسٹر ہی شوڈ ٹیک دا پارلیمنٹ انٹو کانفیڈنس. یہ کیا ہے کہ وہ ایسے بہیو کر رہے ہیں ایز اف ہی از. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. نفیسہ صاحبہ، آئی ووڈ لائک یور رسپانس آن دس. میں آپ کے پاس آتی ہوں، صرف میں ان سے ایک چھوٹا سا رسپانس لے لوں، دین آئی ول کم ٹو یو. نفیسہ صاحبہ، آپ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، کیا ایک ڈی جی ISPR کی ٹویٹ کے پر اس طرح وزیر اعظم کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ بلانی چاہیے تھی اور ہی شوڈ ہیو ایکچولی کم ٹو دی پارلیمنٹ؟ دیکھیں، the issue is کہ جو سیاسی قیادت ہے، اگر سول ملٹری مس انڈرسٹینڈنگز ہے، اگر سول ملٹری بیانیوں میں تضاد ہے یا ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگز ہے، حکومت وقت کا لیڈرشپ ان کے پاس ہے، پبلک کی سپورٹ ان کے پاس ہے، پارلیمنٹ کی سپورٹ ان کے پاس ہے، حکومتیں ان کے پاس ہے، تو ان کو بیٹھ کر یہ چیزیں طے کرنی چاہیے کہ ہمارا نیریٹو کیا ہوگا. اس وقت جو پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک ڈائریکشن میں ہے، ہماری فوج دوسرے ڈائریکشن میں ہے، اور میاں صاحب کی تو کیا بات کریں کہ وہ خلائی مخلوق، مطلب وہ تو اسپیس کرافٹ کی باتیں کر رہے ہیں. دس از ریڈیکولس. دے ہیو میڈ اے موکری. ہم نے اپنی حکومت کا، اپنے اداروں کا خود مذاق بنایا ہے، تزیق کی ہے.
جو بھی چیز ہے, آپ میں جو ایشوز ہیں گھر کے اندر وہ بات رہنی چاہیے. گھر میں آپ کی لاکھ مس انڈرسٹینڈنگز ہو سکتی ہیں, آپ کے کئی ایشوز ہو سکتے ہیں, لیکن وہ اندر. آپ باہر ایسے پبلک میں ایک چیز پھینکیں گے, آپ کو اس کو انڈین میڈیا نے جو ایکسپلوئٹ کیا ہے, جو اس کو مس یوز کیا ہے, this is also very, very insulting to Pakistan, and I think this is something which is very damaging, and I think as parliamentarian I'm very hurt کہ یہ میاں صاحب نے جو اس کی ٹائمنگ. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بھی بات ہونی چاہیے تھی ود ان پارلیمنٹ, بٹ ہی از آؤٹ آف دی پارلیمنٹ, دیٹس دی پرابلم. ہی از ناٹ ان پارلیمنٹ. ان کا کردار رہا ہے, تو اپنے آپ سے بھی سوال پوچھیں کہ 3 سال جو ہے وہ انہی نان اسٹیٹ. یہ نفیسہ صاحبہ خود انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈان لیگ سے لنکڈ ہے. امجد شعیب صاحب یہی سارا کچھ آلموسٹ بامبے کا ذکر کیے بغیر ڈان لیگز میں تھا کہ جی یہ ٹیررسٹ پالے جا رہے ہیں اور آرمی جو ہے یہ اس کو نہیں روک رہی ہے, ہم روکنا چاہتے ہیں, ہم آئسولیٹ ہو رہے ہیں. یہ جو باتیں ابھی یہ چیزیں تھیں. اچھا, اس وقت آپ نے اس کا ڈینائل ایک ریبٹل ایشو کی اور یہ کہا کہ یہ سیریس نیشنل سیکورٹی بریچ ہے اور اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ نے واپس لیا, انکوائری آرڈر کی. اگر سچائی تھی تو میاں صاحب کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے تھا. میاں صاحب نے خود اس میں تو واقعی میں یہ ماننا پڑے گا کہ مسلم لیگ نون یہاں پہ نہیں ہے, مگر یہ بات ضرور ہے کہ مسلم لیگ نون اور چونکہ ANP جو ہے ہمیشہ انہوں نے بات کی ہے جمہوریت کی, مسلم لیگ نون نے کبھی پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں نہیں لیا. کیا یہی وجہ ہے کہ ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے؟ اور آج جب میاں نواز شریف صاحب پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے, تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ٹاک شوز کے اوپر کوئی زیادہ ان کی دفاع کے لیے نہیں آ رہا. دیکھیں 5 سال PMLN کو کافی بڑا مینڈیٹ بھی ملا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ کو اسٹرینگتھن کرتے, بلکہ جو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کولیشن گورنمنٹ تھی وہ ایک کمزور گورنمنٹ تھی, لیکن انہوں نے کوشش کی کہ پارلیمنٹ کو اسٹرینگتھن کرے تھرو دی 18th امینڈمنٹ اینڈ تھرو یوسف رضا گیلانی صاحب ہر دفعہ آتے تھے, پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لیتے تھے. نواز شریف کی یہی غلطی رہی کہ انہوں نے نہ پارلیمنٹ کو, یہ APCs کا بھی یہ ٹرینڈ غلط ہے, پارلیمنٹ میں بات ہونی چاہیے, پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے, اور پارلیمنٹ میں پارلیمنٹری کمیٹی آن سیکیورٹی اگر کھل کے نہیں بات ہو سکتی تو آپ ان کیمرہ کریں. لیکن یہ جو جتنے مسئلے ہو رہے ہیں ہمیں ابھی آ رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ایک یہ بالکل پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ بھئی آپ کے پارلیمنٹ اور گورنمنٹ نے اپنا کام کرنا ہے, ان کو ووٹ ملا ہے کہ وہ ایگزیکٹو کا رول پلے کریں. اگر ان کو یہ پالیسیز بھی کنٹرول باہر سے ہو رہی ہوں اور ان کو یہ بھی اختیار نہ ہو کہ فورن پالیسی اور سیکیورٹی پالیسی یہی سب کچھ کنٹرول کرتے ہیں, دیکھیں وہ بات مکمل کریں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 3 ٹائمز کا پرائم منسٹر اگر اب بھی کھل کے نہ کہہ سکے کہ یہ خلائی مخلوق کون ہے, تو یہ تو اور بھی پریشانی کی بات ہے. یہ واقعی میں پریشانی کی بات ہے, بات کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ سب مانتے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, مگر اس کا بیانیہ کیسے آ رہا ہے, اس کا انداز کیسا آ رہا ہے, یہ اس پہ ہم بات کریں گے. وقفے ڈان لیگز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور باقی ساری آج جو انہوں نے بیان دیا, آج اس پہ ڈٹے رہے, اس بیان پہ انہوں نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اپیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی وہ یوں ہے, ان کا انالیسس کیا ہے, میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ بیان ہے ان کا, جو کوشچن کیا گیا سیرل میڈم نے جو کوشچن کیا وہ یہ تھا کہ آپ کو کیوں نکالا گیا, تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیے کہ آپ بمبے میں اس طرح 150 لوگ مارنے چاہیے تھے, فلاں کرنا چاہیے تھا, یہ ایسے ہوا, نان اسٹیٹ ایکٹر ان کو کون اجازت دیتا ہے. اس سے یوں لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ بیانیہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا تھا اس کو سپورٹ کرتا تھا, اس وجہ سے مجھے نکال دیا گیا, کیونکہ یہ بیانیہ انڈیا کا ہے, یہی بیانیہ امریکہ کا تھا جو چل رہا تھا ہمارے خلاف. اور اس چیز سے یوں لگتا ہے کہ آج وہ ان کو یہ چیز جتا رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں تو تمہارے بیانیے کی وجہ سے نکل گیا, اب میرے لیے کچھ کرو, ورنہ اس کو نکالے جانے کے کہنے کے اوپر یہ بیان دینے کی کیا ضرورت تھی. بشرا صاحبہ, ڈو یو تھنک کہ اس قسم کا بیانیہ اگر وہ دیتے ہیں, لیٹس سے ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اپیل بھی کرتا ہے, بٹ کین دے ایکچولی سیو ہم ایٹ دس پوائنٹ؟ نہیں, وہ تو جو بیانیہ ہے وہ بن چکا ہے, یہ نہ اس میں اضافہ کریں گے یا نہیں. وہ اگر کچھ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی, اور میرے خیال میں ایز اے 3rd ٹائم پرائم منسٹر انہوں نے بہت دیر کر دی, کیونکہ انیشلی یہ اسی
चीज़ को सपोर्ट करते थे। ये गुड बैड तालिबान की और टेररिस्ट की ये पुष्पनाइयाँ करते थे। ये अच्छी बात है कि पंजाब से भी किसी को ये ख्याल आया है कि ये पॉलिसियाँ हमारे मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, ये हमें आइसोलेशन की तरफ ले जा रहा है। तो मेरी नज़र में उन्होंने अगर बात कही, देखें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने क्या कहा, उन्होंने भी कहा कि स्टेट विद इन अ स्टेट हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर उनको भी निकाला गया, कोई बहाना। तो अगर उन्होंने ये कहा कि ये मुझे निकाला गया क्योंकि उन्होंने वो डॉन लीक्स में भी यही आया कि एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बताया कि दुनिया हमारे ऊपर आ रही है और हम आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं, हमें अपनी पॉलिसीज़ बदलनी होंगी, तो उसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ ये एक्शंस हुए होंगे। वो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये जो कहना कि भाई फॉरेन पॉलिसी और हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी हमें देखने की ज़रूरत है, हमारे जो नेबर्स के कंसर्न्स हैं या हमारे जो कंसर्न्स हैं उनसे हमें मिल बैठ के टेबल पे बैठ के उसको हल करने की ज़रूरत है। और ये तो हम कब से कह रहे हैं कि ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज़ हैं जिसमें ये अच्छे बुरा दहशत उसका नुकसान जितना हो रहा है मुल्क को। रही हैं क्या आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी पार्टी चलेगी, चूंकि जिस तरह इलेक्टेबल टूट के जा रहे हैं दूसरी पार्टियों के अंदर, खासतौर पे पीटीआई के अंदर, तो ऐसा लग रहा है कि इस बयान के बाद वो और भी ढीले हो जाएंगे। और देखिए मीडिया को तो एक और बयान का ज़्यादा अटेंशन लेना चाहिए था जो जनरल ज़मीर ने कहा था। जनरल ज़मीर ने कहा कि हमने 2002 में किस तरीके से क्यू को बनाया, वही चीज़ें हमें अब इलेक्शन के अराउंड, हमने 2013 में भी ये इंजीनियरिंग देखी, अब भी हमें नज़र आए। तो ये लोटों की सियासत या इलेक्टेबल्स की जिसको आप कह रहे हैं, ये तो आएंगे, कुछ इधर जाएंगे कुछ उधर जाएंगे, उससे कुछ फ़र्क नहीं। आवाम क्या कह रही है? आप पंजाब में रहती हैं, आपको पता है कि पंजाब इस बयानिए के साथ खड़ा है। वो कह रहे हैं कि भाई हमें तरक्की चाहिए, हमें डेवलपमेंट्स चाहिए। अवाम तंग आ चुकी है। ये जो सिक्योरिटी स्टेट का जो हम लोगों ने बयानिया बनाया हुआ है उससे अवाम तंग है। तो मेरी नज़र में ये इलेक्टेबल्स या लोटों का कुछ नहीं है, वो तो सारे अपाक हो रहे हैं पीटीआई की तरफ। और कौन भेज रहा है ये भी हमने 2002 में अगर आपका अपना सिटिंग अब ही इज अ रिटायर्ड जनरल, वो कह रहा है कि ये सारा हमने इंजीनियर किया मुशर्रफ के कहने पे, तो अब भी यही कर रहे होंगे, हमें क्या पता। ये कर रहे हैं, हाँ, जिस तरह ये कह रही है। आपको हमें चाहिए उस पे कमीशन बनाए, उस पे कमीशन। हाँ, ये बात है ना कि मेहरान बैंक स्कैंडल तो खुल गया, मगर इसमें भी तो कमीशन बनाए कि मुदाखलत कहाँ से हो रही है। अब टाइम देंगी तो मैं बात करूँ। देखिए पहली बात ये है मुझे कि मुशर्रफ उस वक्त उसको या जो भी डिक्टेटर आता है उसको सियासतदानों की जरूरत होती है, अदरवाइज वो अपनी हुकूमत कायम नहीं रख सकता, वो जोड़ तोड़ करता है। मुशर्रफ ने नैब को इस्तेमाल किया और करप्ट लोग जो थे, करप्ट लोग चोर सारे साथ शामिल हो गए। वो करप्ट फिर मियाँ साहब की तरफ 70 के करीब गए, इन्होंने वसूल किए। किसने टेलीफोन किया था उनको? ये क्या ये अमीर मुकाम जो है ये मुशर्रफ का दस्ते रास्त नहीं था? मुशाहिद हुसैन उसका नहीं था? इस पे कमीशन चाहिए। इतने नहीं, इस पे कमीशन मानेगा भी कोई कि नहीं? इसके को तो कमीशन नहीं बनेगी कभी। बनाए ना जी। जाहिद हामिद जो है, जो मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 का चल रहा है केस, जाहिद हामिद था जिसने ये सारी बना के दी, इमरजेंसी की और नाफिज हुई। वो बैठा मियाँ साहब के बगल में वजीर बन के। नहीं, वो कह रहे हैं कि भेजा आप लोगों ने था। किसने भेजा? मियां साहब के पास। ना सियासतदान कहते हैं कि आपने ही भेजा था उनकी तरफ। पहले 2013 में आपने उनके फेवर में इंजीनियर किया, इमरान खान साहब कहते हैं, बकौल इमरान खान साहब। अब मियां साहब कहते हैं कि आपने इंजीनियर किया। नहीं, अब मुझे सवाल तो करने देंगे ना, ये कैसे हो सकता है कि मैं सवाल ही ना करूं? नहीं, सवाल नहीं है ना ये। क्यों नहीं है? बात समझो। बात ये है कि 60-70 के करीब मियां साहब के ने वो लोग वसूल किए। अगर मियां साहब ये कहते हैं कि उनको भी किसी ने टेलीफोन करके भेजा, तो आज मियां साहब को फिर ये कबूल कर लेना चाहिए। उस वक्त उनको क्यों नहीं मना किया? आप लोग कहीं इंकशाफ कर देना कि कैसे आपने भेजा था, ताकि हमें पता चल जाए। तो हम यही भी कह रहे हैं कि ज़ियाउल हक इनको लेके आया, वो ये एक सिलसिला है, ये एक सिलसिला है जिसको भी हमें देखने की जरूरत है कि आप किस किस्म के लोगों को आगे ला रहे हो, किस किस्म के, और फिर जब रिटायर हो जाते हो तो वेरी कामली कहते हो कि हमने ये किया था और उसमें फिर कुछ नहीं होता। ठीक है, इनकी बात ठीक है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि जब मिलिट्री डिक्टेटर आए, नहीं, मगर आप आज और भी कह रहे हैं ना। आज आपके अगर कोई और आता है, देखे ना, मुशाहिद हुसैन गया है क्यू लीग छोड़ के नून लीग के पास, किसने टेलीफोन किया वो बताएं?
अब इसी तरह ये देख लीजिए इमरान खान के 20 लोग वहां पे वोट दे गए किसी और को। नहीं, मगर आपको लगता है कि ये जो बयानिया है, जिस तरह ये कह रही थी कि ये बयानिया एक तरीके से पंजाब में नहीं चल रहा, आपको लगता है कि बयानिया पंजाब में नहीं चल रहा कि जी मियां नवाज शरीफ साहब गद्दार है, उनको क्या लेना देना, गद्दार है, ये बड़े बड़े टॉक शोज की बातें, उन्होंने तो वोट डालना है, पानी रोटी मकान पे। मैंने पहले भी कहा, गद्दार कहना मुंह से निकाल देना